ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। सबसे पहले क्लास शुरू करने के पहले हम लोग जो संडे को टेस्ट किया था हम लोगों ने सोल्यूशन का, आप उसके आंसर्स टैली कर लीजिए, क्वेश्चंस सामने देखिए। और इसमें हमने आपको ये बताया था कि जो बच्चे कल से हमने कहा था कि कल से और नवंबर तक में हम लोग का 12th का कोर्स सारा कंप्लीट हो जाएगा एंड दिसंबर जनवरी 2 महीने हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे सारे सब्जेक्ट का 2 मंथ्स में। और उसके लिए हमने कहा था जो बच्चे ये रेगुलर टेस्ट ऑनलाइन भी टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और प्लस ये फाइल खोल ले पहले, ये था 23, 24, फिर इसका टेस्ट पेपर, फिर 12th, उसके बाद टेस्ट 6। तो जो बच्चे मतलब कल से हमने कहा था जो बच्चे ऑनलाइन भी टेस्ट दे रहे हैं मेरे साथ में अभी तक और नवंबर तक में जितने भी टेस्ट होंगे उन टेस्ट में जो आपका हाईएस्ट मार्क्स होगा उतने परसेंट हम स्कॉलरशिप वहाँ पे दे देंगे। उस जो क्रैश कोर्स हम लोग करेंगे उसमें क्रैश कोर्स की फीस ऑलरेडी बहुत कम रहेगी, 2 महीने का कोर्स रहेगा, पूरा कोर्स आपको रिवाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और सपोजिंग किसी ने किसी टेस्ट में 100% ले लिया इसी टेस्ट में, तो फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरी 100%। 80% को हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट होगा उसी को हम करेंगे। तो मेरे साथ में आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करिएगा। चलिए इसका आंसर टैली करिए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट इज करेक्ट, 101 डिग्री सी था, 101 डिग्री सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, थर्ड पार्ट इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 752.4। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड करेक्ट है, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 का नाइट्रेट करेक्ट है बेटा, सोल्यूशन का था, सोल्यूशन का टेस्ट था कल। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए तो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट, डेल्टा एस मिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करेक्ट है, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। फिर 6 का 4 करेक्ट है, 6 का 4 करेक्ट है। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट अगर डिसोसिएट करते हैं तो 5 मोल प्रोड्यूस करेगा ना, 5 मोल प्रोड्यूस करेगा। 2Al ट्रिपल प्लस N SO4 3 SO4 डबल माइनस, ऐसे करेगा तो 5 मोल आ जाएगा। और 5 मोल इसी में आता है K4 एफिशिएंसी। अभी कोऑर्डिनेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन में ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 एफिशिएंसी। तो इसको जब डिसोसिएट करेंगे देखिए 4K प्लस जाएगा, 4K प्लस और इस पूरे पे -1 चार्ज जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने किया तो 4 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो 5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 7 का सेकंड करेक्ट है 64। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड करेक्ट है 64। फिर 8 को देखिए, थर्ड करेक्ट है, -0.186 डिग्री सी, -0.186 डिग्री सी, थर्ड पार्ट करेक्ट है। फिर 9 का फोर्थ करेक्ट है, 9 का फोर्थ करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन आपसे किया था, आईएससी का क्वेश्चन था, ये 2011 का क्वेश्चन था। आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बहुत अच्छा, जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करेगा, जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करेगा। भाई देखिए जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होगी वेपर प्रेशर उतना नहीं, वेपर प्रेशर बोलिए पहले, घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये था। तो जितने ज्यादा मोल्स ऑफ पार्टिकल रहेंगे सॉलिड के उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा इन चारों में से? सबसे यही अभी तो किया था ना। देखिए ये कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 प्रोड्यूस करेगा NaCl। बेरियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस करेगा? 3 प्रोड्यूस करेगा, 3 प्रोड्यूस करेगा। KNO3 कितना करेगा? 2 करेगा, 2 करेगा। K प्लस और NO3 माइनस, K प्लस NO3 माइनस 2 प्रोड्यूस करेगा। और ये कितना करेगा? 5 करेगा। K4 एफिशिएंसी 5 करता है, तो सबसे ज्यादा इसी में आ जाएगा, तो 4th हो जाएगा आपका। 10 का थर्ड करेक्ट है 0.4N, 0.4N। फिर 11 का थर्ड करेक्ट है 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम। फिर 12 का सेकंड करेक्ट है 0.1, 0.1। 13 की नॉर्मलिटी 1N है, नॉर्मलिटी 1N है। 14 का आंसर है 55.5 M। वाटर की मोलरिटी होती 55.5,
इसको करने का तरीका जानते क्या था? मोलरिटी कहाँ बोले? 11 से क्या नहीं, 12 के बाद, 12 तक नेगेटिव मार्किंग थी, उसका सब्जेक्टिव वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ये क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे थे कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी का फॉर्मूला है यस हाँ, बस हो गया। तो और नंबर ऑफ मोल को हम कैसे करें? नंबर ऑफ मोल कैन बी रिटन एज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 1000 जैसे, और देखिए जब मोलरिटी की बात करते हैं तो मोलरिटी इज ऑलवेज टेकन पर लीटर। यहां वॉल्यूम भी नहीं दिया था आपको कितना था, लेकिन जैसे मोलरिटी कहा तो हम मान के चलेंगे 1 लीटर पानी है। मोलरिटी इज ऑलवेज कैलकुलेट पर लीटर। तो 1 लीटर पानी का वेट कितना हो जाएगा? 1 लीटर पानी का वेट, वेट का फॉर्मूला है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी पानी की 1 होती है एट 4 डिग्री सी। क्लास 9 का टॉपिक है ये क्लास 9 में आता है कि 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है, और 1 होती है। जब 1 कर दिया तो 1000 ml इंटू 1, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000 ml है और डेंसिटी 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो जो वेट आया वो आया 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18, तो 1000 अपॉन 18 दैट कम्स टू 55.5। इसको रट लीजिए, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। कितनी बार जे में आ चुका, कितनी बार नीट में आ चुका, इसको रट लीजिए। वाटर की मोलरिटी, यहां बोले कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, या कहें कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, सब एक ही बात है, खाली घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मोलरिटी ऑफ वाटर का मतलब है मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। मोलरिटी हमेशा पर लीटर ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी कितनी आती है? 55.5 आती है, इसको रट लीजिएगा 55.5। कैसे पता लगा? तो 1000 अपॉन 18 ये वर्किंग आएगी, 1000 अपॉन 18 करेंगे तो 55.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, बहुत जगह आपको काम आएगा। उसका ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था 15 का। अगर पहले से तरीका नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जब परसेंटेज प्योरिटी दी रहती है, जब परसेंटेज प्योरिटी दी रहती है, जैसे ये देखिए 98% सल्फ्यूरिक एसिड था, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसका आपको नॉर्मल हाउ मेनी ml ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी पता लग जाए तो आप बता देते फिर, क्योंकि जो फाइनल सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml। ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये कौन सा फॉर्मूला है? जब दो सॉल्यूशन को या किसी एसिड में पानी डाला तो न्यूट्रलाइज जब करते हैं, N इंटू V को क्या कहते हैं? जैसे आपने क्या N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो इसको क्या कहते होंगे? बहुत अच्छा, कॉपी में लिख लिखिए फटाफट। NV इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स। NV नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स। देखिएगा जैसे गैसेस में होता है ना, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। गैसेस का PV हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन PV कांस्टेंट रहता है। उस तरह से सॉल्यूशन का याद रखिएगा, किसी सॉल्यूशन में आपने पानी लाके डाल दिया, क्या बढ़ा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नॉर्मलिटी कम हो जाएगी। सॉल्यूशन रखा था, पानी लाके डाल दिया तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। नॉर्मलिटी मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मेथड है। तो पानी लाके डाला आपने तो नॉर्मलिटी क्या हो गई? कम हो गई। वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। और उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है। जैसे वहां पे क्या P1 इज इक्वल टू P2V2, इसी तरह से यह भी आता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। जो क्वेश्चन आपको दिया था
उसमें N2V2 गिवन है कि नहीं? हाँ, N2V2 दिया है आपको। देखिए जो सेकंड सॉल्यूशन था, हाउ मेनी ml V1 हो गया, हाउ मेनी ml ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड बाई वेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.5 N सोल्यूशन। तो N2 कितना 0.5 हो गया, V2 हो गया 200। और देखिए जरा, आपको हम यहां से परसेंटेज प्योरिटी से क्या निकालेंगे, नॉर्मलिटी निकालते हैं। तो अब अगर आपको ये आपको दे दिया, N2V2 दे दिया, और अगर आपको ये पता लग जाए तो आप V1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए कॉपी में फॉर्मूला लिखिए नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड having X% purity and D इन्वर्टेड कॉमा स्मॉल d डेंसिटी। अगर कोई सॉल्यूशन एसिड दिया है जिसकी प्योरिटी X% दे दिया और डेंसिटी D दे दिया, ठीक है। अब नीचे फॉर्मूला लिखिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 10 इंटू X इंटू D। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, 10 इंटू X इंटू D, 10x D अपॉन 10x D अपॉन V, 10x D अपॉन, नहीं ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा इससे फटाफट जरा निकालिए, 10x, नहीं रुकिए, 10x D अपॉन इक्वलेंट, 10x D अपॉन E है, ये करिए 10x D अपॉन E, ये फॉर्मूला है 10x D अपॉन E। ये किस चीज का फॉर्मूला है? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है कब? जब सॉल्यूशन की, जब एसिड का परसेंटेज प्योरिटी दिया हो और डेंसिटी दी है। इसी के साथ में एक फॉर्मूला और भी नोट कर लीजिएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, m इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन m हो जाएगा स्मॉल m, मतलब मालिकुलर वेट। ये इक्वलेंट वेट था, मालिकुलर वेट ये लिखेगा। ये रेडीमेड फॉर्मूला है, पहले से नहीं पता है तो आप परेशान रहेंगे, मैथ्स लगाते रहेंगे उसी में। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने नॉर्मलिटी निकाल लिया। अब जरा फटाफट निकाल करके और आंसर चेक कर लेते हैं। 10x D से नॉर्मलिटी निकाली जरा फटाफट, और मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 10x D करिए जरा, 10 इंटू 98 इंटू 1.84 अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड का इक्वलेंट वेट, गाड़ी फंसेगी। 98 तो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका, 98/2 हो जाएगा। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 होता है। इसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा आपको, करते करते अभ्यास। ठीक है, डेटा ऐसा दिया 98 कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन ई रही है, तो 10 इंटू एक्स आया 98, डी है 1.84 अपॉन ई कितना हो जाएगा? अपॉन ई हो जाएगा 98/2। किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी होता है। इट इज अ डाई बेसिक एसिड, अपॉन 2 कर दीजिए। अब जरा देखिए कितना आता है नॉर्मलिटी, 36.8 है। इसको ले आइए, अब फॉर्मूला लगाइए जरा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब फॉर्मूला लगाइए, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 आपका आ गया 36 पॉइंट, जो भी आया अभी, N1 रखिए 36.8, ठीक है। इंटू V1 निकालना है, और उसके बाद N2 आपको दिया है 0.5, V2 दिया है 200। फटाफट कैलकुलेट करिए, बस आंसर हो गया 2.71 ml इज द आंसर।
आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 2.71 ml, 2.71 ml। देखिए ये सारे आंसर्स आपके सामने आ गए अब, ठीक है। अगले पेज में मैंने आंसर सारे रखे हुए थे, ये आया 2.71 ml का आंसर, ठीक है। चलिए अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, आप मार्क्स अपना देख लीजिएगा। हम लोग आ गए थे, चलिए हम लोग का बायोमॉलिक्यूल चल रहा था, बायोमॉलिक्यूल में हम लोग आ गए कहाँ पे, ग्लूकोज चल रहा था, बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज चल रहा था। और ग्लूकोज में हम लोग कहाँ तक आ गए थे, ग्लूकोज में हम लोग, बस एक मिनट फाइल खोल ली जाए, ये क्लास 12th, फिर बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, उसके बाद फिर ये बायोमॉलिक्यूल। हाँ, ये हम लोग रिएक्शन नंबर 8 पर आ गए, प्रॉपर्टी नंबर 8 पर आ गए। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे हेडिंग करिए, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। नाउ स्टॉप राइटिंग, कहानी सुन लीजिए पहले। जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, देखिए हमने ये किया, NH3 किया, एक हाइड्रोजन हमने हटाया अमोनिया से, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर हमने देखिए क्या लगाया, NH2OH, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया, OH लगाया। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। लिखिए जरा, लिखिए NH3 -H + OH, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया और एक OH लगाया तो बन गया NH2OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर देखिए जरा, 3 डेरिवेटिव्स हम लोग यूज करते हैं, अमोनिया के 3 डेरिवेटिव यूज करते हैं, ऐसे 5 डेरिवेटिव हैं लेकिन 12th लेवल पे खाली 3 यूज करते हैं। हाइड्रोक्सिल अमाइन समझ आ रहा है क्या होता है, क्या होता है, एक H हटा करके OH लगा दिया, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, ये रटना है आपको, हाइड्रोक्सिल अमाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। फिर देखिए, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने एक NH2 लगा दिया, दूसरा लिखिए NH3 था और ये किया -H + NH2, माइनस लिखते रहिए, लिखते रहिए, -H + NH2, तो एक H हटा तो NH2 हो गया, उसका उसी H की जगह पे फिर मैंने NH2 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, बोलिए इसको प्रोनाउंस करिए, NH2। अमोनिया में H- करिए प्लस NH2 करिए, लिखते चलिए, फटाफट लिखते रहिए बेटा, क्योंकि बुक में ऐसे कुछ नहीं दिया है, बुक में खाली रिएक्शन दिया रहता है, बस रटते हैं बैठ करके। क्या हटा के क्या लगाया, H हटा के NH2 लगाया, इसका नाम लिखिए हाइड्राजीन, HYDRAZINE, हाइड्राजीन। पहले वाले का नाम क्या था, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हो गया हाइड्राजीन, रटना पड़ेगा आपको, हाइड्राजीन। फिर तीसरा देखिए, हमने क्या किया, C6H5 को क्या कहते हैं, C6H5 को क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं, C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल। इसी में हाइड्राजीन से एक हाइड्रोजन हटाया और वहीं पे C6H5 अटैच कर दिया, बहुत अच्छा, फिनाइल हाइड्राजीन। तो जरा तीसरा, वो भी तो अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो पहले यहां पे हाइड्राजीन लिखिए, NH2 बॉन्ड NH2, क्या हटा के क्या लगाया, H हटा के फिनाइल लगाया, -H + C6H5, फिनाइल लगा दिया, H हटा के फिनाइल लगाया, हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगाया, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया NH2, एक हाइड्रोजन हटाते हैं NH, दूसरा वाला NH2 एक हटाए तो H हो गया वो NH, और फिर क्या लगा दें C6H5, नाम लिखिए इसका, 2 पार्ट में से डिवाइड कर लीजिए चाहे तो, फिनाइल हाइड्रोजीन, नाम हो गया इसका फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन।
अब कहानी सुन लीजिए तो आपको रिएक्शन बहुत अच्छा लगेगा, प्यार हो जाएगा आपको, अच्छा ऐसे रिएक्शन होता है, रटना नहीं पड़ेगा। Whenever any aldehyde or any ketone, glucose is an aldehyde, fructose is a ketone। तो मैंने क्या कहा, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में ये रिएक्शन रिपीट होता है, वही रिएक्शन यहाँ भी आ रहा है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। तो हम कह रहे हैं कि एनी एल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विद एनी अमोनिया डेरिवेटिव, तो इट अंडरगोज एलिमिनेशन फॉलो बाय लॉस ऑफ वाटर, अंडरगोज एलिमिनेशन फॉलो बाय लॉस ऑफ वाटर। अब जरा देखिएगा, अगर हमने क्या किया, एलिमिनेशन फॉलो बाय लॉस ऑफ वाटर का मतलब क्या, जो एल्डिहाइड है मेरे पास, ग्लूकोज में CHO आता है, CHO आता है, फिर क्या आता है CHOH, बेस 4 आता है, फिर CH2OH आता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, अभी लिखना नहीं भी, सुन लीजिए। मैंने कहा कि व्हेनेवर एनी एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्टेड विद क्या, एनी अमोनिया डेरिवेटिव, ये जो 3 रिएजेंट लिखे ना, 3 रिएक्शन हम एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीज आर 3 डिफरेंट रिएक्शंस, तो अच्छे से सुन लीजिए, तो 3 रिएक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अलग अलग करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो आई सेड व्हेनेवर एनी एल्डिहाइड और एनी कीटोन इज रिएक्टेड विद अमोनिया डेरिवेटिव, तो क्या होता है, इट अंडरगोज एलिमिनेशन फॉलो बाय लॉस ऑफ वाटर। एलिमिनेशन किसका, ये एल्डिहाइड डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑक्सीजन हटता है यहां से, और ये जाता है वाटर में। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कहां जाता है, पानी बनाता है, वाटर बनाता है। तो इसको वाटर बनाने के लिए और क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, H2 चाहिए। वो H2 लेता है इस रिएजेंट से, अमोनिया डेरिवेटिव से। तो अब जरा देखिए, हमने क्या किया, हमने अगर इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कराया, हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला क्या है, और तेज बोलिए, NH2OH, एक्साइटेड होके बोलिए। ऐसे हम बार बार आपसे कहते हैं, इसकी हैबिट डालिए बेटा, इसकी प्रैक्टिस करिए, जैसे हम बोल रहे हैं इस समय, इसकी हैबिट डालिए। क्योंकि होता क्या है ना, वी लाइक ओनली एंथुसियास्टिक एंड हैप्पी पीपल, एनर्जेटिक पीपल, ठीक है, कैसा भी हो, बस 5 मिनट में माहौल चेंज हो जाता है। और शुरू में क्या करना है, यू हैव टू फेक इट अंटिल यू मेक इट। पहले झूठी मूड करिए, फिर धीरे धीरे करके आदत हो जाती है। क्योंकि माइंड के मैकेनिज्म हमने बताई थी आपको, माइंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, बस उसी में डूब जाता है। जैसा आप इसको पकड़ा देंगे, उसके लिए वर्ड हमने क्या बताया था, हिंदी का वर्ड था, इंग्लिश का नहीं पता। यस, नहीं, ता से था, ता से नहीं, तामसिक तो दूसरी चीज हो गई, तामसिक दूसरी चीज हो गई। ये हाँ, बहुत अच्छा, बोलिए, फिर से बोलिए, तदाकार। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हमको नहीं पता, हिंदी का वर्ड है तदाकार। तदाकार का मतलब है जैसे गैसेस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, गैसेस ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। उससे माइंड का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट जो इसको सब्जेक्ट मिल जाए बस उसी में ये डूब जाता है। ये कभी मना नहीं करता है कि हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कहता हम बायो नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बायो नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे मैथ्स बायो दोनों लेते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आप, उसमें मैथ्स बायो दोनों ले सकते हैं, कई बच्चे लेते भी हैं। तो अब आपको लगेगा ऐसे कैसे, मैथ्स बायो विल पता नहीं इकोनॉमिक्स, यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन नाउ इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो सारे सब्जेक्ट में कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। भाई इकोनॉमिक्स का बच्चा, उसको फिजिक्स अच्छी लगती है, इसके लिए क्या करेंगे आप? कोई कॉमर्स का बच्चा है, उसकी फिजिक्स बड़ी स्ट्रांग है स्ट्रांग है, तो वो कर रहा है, ठीक है। आपके नॉलेज के बता दें, गौरव गोयल इज माई फ्रेंड। अब तो कोचिंग उनकी पता नहीं शायद बंद हो गई है, कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, ठीक है, बट ही हैज डन बीकॉम, कॉमर्स हो गया, और वो
किस क्लास को क्या पढ़ाते हैं सबको पता होगा, क्या पढ़ाते किस क्लास को? 9 10, नॉट 11 12, नॉट 11 12, 9 10 को क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स एंड साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स एंड साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और कॉमर्स का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? है इंटरेस्ट है, मैथ्स स्ट्रांग उनकी, फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, हो गया, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो बस हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, आप ये कभी मत कहा करिए कि ये हमको अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं है, ये सब फिजूल की बातें, मेरा मन नहीं, कुछ नहीं है। आप उसको अच्छा लगे ना लगे लगा दीजिए उसको, थोड़ी देर के बाद उसी में वो पता नहीं क्या कर देगा आपको। आपको नहीं पता होता है कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं। जब आप सिचुएशन आती है, मजबूर होके करते हैं, फिर आप चालू हो जाते हैं। तो ये माइंड की प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं, इसको बार 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 खाली देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, फिर उसी का एक्सपर्ट बन जाता है, ये उसी का एक्सपर्ट बन जाता है। हाँ, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि पढ़ने केमिस्ट्री और फिजिक्स से स्ट्रांग हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है भाई, आप दिन भर मोबाइल पे लगे हुए हैं तो केमिस्ट्री कैसे स्ट्रांग हो जाएगी? हाँ, मोबाइल के एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, मोबाइल के एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर डालना है, इंस्टॉल करना है, या इंस्टा चलाना, कुछ भी करना है, नया नया वीडियो एडिटिंग, उसमें एक्सपर्ट रहेंगे आप, लेकिन यहाँ एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे आप। यहाँ करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा आपको, तो माइंड तदाकार हो जाता है। हमने क्या किया? एलिमिनेशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ओ लिया, और ये तीनों को मिला के क्या बोले? अमोनिया डेरिवेटिव। बहुत अच्छा, तीनों को मिला के मैंने बोला अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव से क्या लें वाटर बनाने के लिए? H2 ले लें, H2 ले लें। तो अब देखिए, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, लेकिन जब इसको लिखते हैं तो हमने H2 को आगे कर दिया। देखिए कैसे लिखते हैं, H2NOH। इसको देखिए, इसको देखिए, क्या फर्क है? कोई फर्क? कोई फर्क नहीं है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, ये देखिए, ये क्या निकला? H2 निकला, और बाकी लाके उठा के मैंने अटैच कर दिया, अटैच कर दिया। ये इकरा आप कॉपी करिए, ये रिएक्शन ये लोग कर चुके हैं, ये लोग कर चुके हैं। ये हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन इसके पहले था, तो ये इसी बेसिस पर आगे आ रहा। मैंने आपकी वजह से इसको जानबूझ कर रिपीट किया, क्योंकि ये लास्ट टर्न पे हो चुका है, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे करते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपने कॉपी किया, ये कॉपी करिए, CHO, फिर CHOH बेस 4, CHOH बेस 4, देन CH2OH। ये ग्लूकोज था, इसको मैंने किससे रिएक्ट किया? हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट किया। तो लिखिए H2NOH, H2NOH। उधर से O लीजिए और इधर से H2 लीजिए, और बाकी को अटैच कर देते हैं। तो जरा प्रोडक्ट लिखिए ऐसे, यहां से क्या बचा? CH, फिर अब क्या लगा दे इकरा? N लगा दें, N लगा दें, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए यहां डबल बॉन्ड लगाया हमने, क्योंकि एक बॉन्ड उधर से लगा है, NOH। ये फॉर्मूला आया, CH डबल बॉन्ड NOH। डबल बॉन्ड कैसे आया पता लगा? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 2 इधर से आए, 1 इधर से आया, और नीचे पूरा सेम है, नीचे सेम कॉपी कर दीजिए, CHOH बेस 4, फिर लास्ट से बोलिए CH2OH, प्लस क्या बनेगा? प्लस वाटर, वाटर प्लस वाटर। इसको क्या बोलते हैं? जब कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्साइम, OXIME। ग्लूकोज ऑक्साइम इसका नाम है, प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोज ऑक्साइम। अब हमको बताइएगा ऑक्साइम कैसे बनता है? नाम बोलिए। हाइड्रोक्सिल अमाइन। ऑक्साइम कैसे बनता है? तो आप बोलेंगे व्हेन एनी एल्डिहाइड और कीटोन, नॉट ग्लूकोज, एनी एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, देन ऑक्साइम इज ऑब्टेन्ड, तब ऑक्साइम बनता है। ठीक है, तो ऑक्साइम फॉर्मेशन अब समझ में आना चाहिए आपको, ऑक्साइम क्या होता है, कैसे बनता है। और आपने
कैसे ऑक्साइम बनाया, क्या क्या हटाया था रिएक्टेंट से, और तेज बोलिए अब। हाँ, ओ कहां से हटाया, एल्डिहाइड से हटाया ना, ना H2 हटाया कहां से, अमोनिया डेरिवेटिव से हटाया। अब यही काम इन तीनों में हम करेंगे, यही काम तीनों में करेंगे। अब अगला रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी हेडिंग क्या, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन विद हाइड्राजीन इसमें नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आता है, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन, तो हम फिनाइल हाइड्राजीन से क्या ले लें, हाँ H2 ले लें, और ग्लूकोज से O ले लें, ये मिलके वाटर निकलेगा, रिमेनिंग अटैच कर दे, जो बनना होगा बनेगा, छाप देते हैं उठा करके। तो चलिए जरा पहले इसको देखते हैं। देखिए एक चीज और करते हैं, हाइड्रोक्सिलमाइन से क्या बना, ऑक्साइम बना। जब हाइड्रोजीन करेंगे तो हाइड्रोजीन से देखिए ये तो करेंगे ना, ये कहां जाएगा, ये वाटर में जाएगा, उधर से O ले लेंगे। अभी रिएक्शन करना नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आता है, यहां पर नहीं है ये। और उसके बाद ये नाइट्रोजन ला करके कार्बन से अटैच कर देंगे, जो अरेंजमेंट यहां पर आया था ये हो गया। और जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसको हाइड्राजोन कहते हैं। ये रिएजेंट क्या था, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, ये बेटा लिख लीजिए, गिव्स हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, हाइड्रोक्सिलमाइन से ऑक्साइम बनता है। और फिर इसी तरह से यहां पर आ रहे हैं, देखिए जब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो ये देखिए ठीक है कि नहीं, ये हटाएंगे, क्या हटाया, H2 हटाया, और पूरा लाके अटैच कर दिया हमने, ठीक है। वहां से क्या हटाएंगे, O हटाएंगे, बस ये पानी निकाल के रिमेनिंग अटैच कर देंगे, और प्रोडक्ट का नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजोन। हाइड्राजीन से हाइड्रोजोन बनाता, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बनाता है। पहले स्टेटमेंट लिखिए, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखिए। जो हेडिंग हम लोगों ने किया था प्रॉपर्टी नंबर 8, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन में लिखिए, लाइक अदर एल्डिहाइड्स, लाइक अदर एल्डिहाइड्स ग्लूकोज also reacts glucose also reacts with phenyl hydrazine to form glucose phenyl hydrazone, glucose phenyl hydrazone, glucose phenyl hydrazone। Then write chemical equation, glucose CHO, then CHOH base 4 and then CH2OH। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, प्लस फिनाइल हाइड्रोजन कैसे लिखें, H2 को आगे कर दीजिए, H2 को आगे कर दीजिए। देखिए जैसे ये था, ये फॉर्मूला लिखा था NH2 NH CH5, तो H2 को आगे करिए निकालने के लिए, हो जाएगा H2N, लिखिए H2N सिंगल बॉन्ड NH CH5, H2N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, ये ऐसे लिखा हमने H2N NH C6H5। फिर बताइए कहां से क्या लिया जाए, एल्डिहाइड से O लीजिए और यहां से H2 लीजिए, ये बस, बाकी अटैच कर दीजिए। तो प्रोडक्ट हमारा हो गया CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5,
और नीचे सेम है CHOH बेस 4 एंड CH2OH। ये हो गया CHOH बेस 4 एंड देन CH2OH। नाम क्या हो गया? फिनाइल हाइड्राजोन, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। नाम लिखे, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन प्लस क्या बनाएंगे? H2O प्लस H2O प्लस H2O। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, ओसाजोन फॉर्मेशन, OSAZONE, ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन। फिर जरा एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए, ग्लूकोज के ओसाजोन को ग्लूकोसाजोन कहते हैं। यही रिएक्शन फ्रक्टोज में फिर रिपीट होगा तो वहां बोलते हैं फ्रक्टोसाजोन। तो ओसाजोन दो तरह से होता है, ग्लूकोज वाले को जैसे ऑक्साइम में था ग्लूकोज ऑक्साइम, फ्रक्टोज ऑक्साइम, एकदम सेम चल रहा है। उसी तरह से यहां पर भी आए, ग्लूकोज के सारे रिएक्शन फ्रक्टोज में रिपीट होने हैं, खाली ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज आ जाता है और कुछ नहीं करना है, सारा नाम एकदम सेम रहता है। तो उसी तरह से यहां पर भी किया, यहां बोलते हैं ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोज बोलेंगे फ्रक्टोसाजोन, दोनों को मिला के ओसाजोन। अच्छा, ओसाजोन कैसे बनता है? तो ओसाजोन बनता है जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करते हैं। जब एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करते हैं, एक्सेस कितना होता है? तो 3 मोल्स होता है। 3 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा ओसाजोन बनता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि ओसाजोन कैसे बनाते हैं, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज को कितना 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराते हैं, तब ये बनता है। हाँ बोले? नहीं, वो तो प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्राजोन इज द प्रोडक्ट, हाइड्रोजीन इज द रिएक्टेंट। तो जो फिनाइल हाइड्रोजीन है ये इसी से 3 मोल्स फिनाइल हाइड्रोजीन लेते हैं। तो जब 3 मोल्स लेते हैं तो रिएक्शन इसका 3 स्टेप में आता है। पहला स्टेप तो इसका यही है, जिस तरह से हम लोगों ने फिनाइल हाइड्रोजन बनाया, पहला स्टेप यही है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में फिनाइल हाइड्रोजीन का एक मोल और रिएक्ट करता है। जब उसका सेकेंड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करता है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो देखिए ये क्या करता है, तो ये करता है। देखिए हमने इसको ऐसे लिखा C6H5NH एंड देन क्या बचा? NH2। ये क्यों भाग रहा है? ये NH2, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या कहा? इन द सेकेंड स्टेप इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इटसेल्फ इट विल अंडरगो रिडक्शन। जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब इसको रिड्यूस करते हैं तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, जब इधर मैंने H लगाया, इधर हमने H लगाया तो ये क्या बना? यस, अमोनिया बन गया, अमोनिया बन गया। और ये क्या बन गया? ये एनिलीन बन गया, C6H5NH2। तो फिनाइल हाइड्रोजीन नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इटसेल्फ इट इज रिड्यूस्ड। ये ग्लूकोज को इसने ऑक्सीडाइज किया और अपने आप ही रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होकर के ये साइड प्रोडक्ट दिया, एनिलीन दिया और प्लस अमोनिया दिया। और ग्लूकोज को इसने क्या किया? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया इसने, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया। जब ग्लूकोज नहीं, यहां पे नहीं, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया तो इसका जो ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही चुका है। सेकेंड स्टेप पे यहां रिएक्शन होता है इस कार्बन पे। ये OH सेकेंडरी है कि नहीं?
ये वाला कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो जब सेकेंडरी एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या देगा? सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन कीटोन देता है। तो सेकेंड स्टेप पे क्या डेवलप करता है? ये तो ऐसे रहेगा, पहले स्टेप पे ये तो ऐसा है, सेकेंड स्टेप में ये वाला एक OH हट के यहीं पर C डबल बॉन्ड O लग जाता है, कीटोन बन जाता है। यहां पे कितना है? 4 है, तो अब कितना बचेगा? 3 बचेगा। एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, तो ये फॉर्मूला ऊपर ऐसे रहेगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O आएगा, यहां पे CHOH 3 आ जाएगा, बेस 3 आ जाएगा, एंड देन CH2OH। स्टिल इट इज कॉल्ड ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो चीज आपने फर्स्ट स्टेप में किया था वही थर्ड स्टेप में होता है। थर्ड स्टेप में फिर वही होता है, एलिमिनेशन फॉलो बाय लॉस ऑफ वाटर। तो जो काम एल्डिहाइड के साथ किया था वही काम कीटोन के साथ में करेंगे। तो ऑक्सीजन हटाया और इधर से H2 हटेगा, इतना पोषण ला करके फिर अटैच कर देंगे हम हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन से। यही तो था ना, यहां NH2 लगा था, तो H2 हटाया तो NHCC5, तो यहीं भी यहां पर भी एक कीटोन के साथ में यहीं पर डेवलप कर जाएगा। तो जब ये 2 बार डेवलप किया ये, तो डाइफिनाइल हाइड्रोजोन हो गया, ये फिनाइल हाइड्रोजोन था। तो अब जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसका नाम है ग्लूकोज डाइफिनाइल हाइड्रोजोन, इसी को ओसाजोन कहते हैं, ग्लूकोसाजोन। बहुत अच्छा, ग्लूकोसाजोन फ्रक्टोसाजोन दोनों को मिलाकर ओसाजोन कहते हैं। ग्लूकोज वाले को ग्लूकोसाजोन कहेंगे, फ्रक्टोज वाले को फ्रक्टोसाजोन। तो कोई हमको 3 स्टेप बता सकता है क्या किया गया? 3 स्टेप में देखिए, पहला और तीसरा स्टेप सेम है। क्या किया? एलिमिनेशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। इधर से O लिया, उधर से H2 लिया, देखने में खाली हाथी जैसा लग रहा है, बस है कुछ नहीं इसमें। इधर से O लिया, उधर से H2 लिया, मिला के वाटर निकाल दिया, रिमेनिंग अटैच कर दिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये CH डबल बॉन्ड N NHCCH5, यहां बताइए क्या डेवलप करेगा? C डबल बॉन्ड N NHCCH5, बस कीटोन वाले सेकेंड कार्बन पे डेवलप करेगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHCCH5, डेवलप कर गया। अब उसके बाद बस हो गया, तो थर्ड स्टेप था। उसी को क्या कहते हैं? ग्लूकोज डाई फिनाइल हाइड्रोजोन। पहले स्टेप में क्या बना था? क्या नाम है? ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। तो यही चीज कीटो यहां सेकेंड वाले कार्बन डेवलप करता है, तो डाई फिनाइल बोलते हैं, 2 बार आ गया, तो ग्लूकोज डाई फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन नोट करिए, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड, ग्लूकोज इज हीटेड विथ excess of, glucose is heated with excess of phenylhydrazine, excess of phenylhydrazine, phenylhydrazine, then comma, it is converted into an osazone, it is converted into an osazone, converted into an osazone called glucosazone, called glucosazone, glucosazone by the following 3 steps, by the following 3 steps, by the following 3 steps। फिर अगले स्टेप पे नंबर 1 एक्सप्लेनेशन राइट, ग्लूकोज रिएक्ट्स
with one molecule, glucose reacts with one molecule of phenylhydrazine, one molecule of phenylhydrazine to form, क्या बनाएगा? हाइड्रोजोन. बहुत अच्छा. टू फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजोन. ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन. ग्लूकोज को जी कर दीजिए शॉर्ट में, जी फिनाइल हाइड्रोजोन. देन केमिकल इक्वेशन, इसी को रिपीट करिए. CHO, वर्टिकली लिखेंगे CHO, उसके बाद CHOH. इसी को स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी हमको. तो हम लिखा CHOH, फिर CHOH बेस 3 इंस्टेड ऑफ CHOH बेस 4. उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, अगली स्टेप में जरूरत पड़ेगी. तो CHOH, देन अगेन CHOH बेस 3, देन लास्ट में CH2OH प्लस H2N NH CCH5 फिनाइल हाइड्रोजीन. H2N NH CCH5. फिर वाटर निकालिए, उधर से O निकालिए और इधर से H2. ये वाटर निकाल के रिमेनिंग अटैच कर दीजिए. तो प्रोडक्ट हो गया CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CCH5. नीचे क्या लिखेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए. हाँ, CHOH, देन CHOH बेस 3 and then CH2OH plus H2O plus H2O. फिर अगले स्टेप पे लिखिए नंबर 2. सेकेंड स्टेप एक्सप्लेनेशन लिखिए. another molecule of phenylhydrazine, another molecule of phenylhydrazine oxidizes the, ऐसे लिखे बॉन्ड लगा के CHOH ग्रुप. ऑक्सीडाइजेज दी CHOH ग्रुप. जो एल्डिहाइड के बगल वाला दूसरा कार्बन था ना CHOH, उसकी बात कर रहे हैं अब. ठीक है, समझ आ रहा है? CHOH ग्रुप ब्रैकेट पे 2 डिग्री हाइड्रोक्सी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है. ब्रैकेट में 2 डिग्री हाइड्रोक्सी ब्रैकेट क्लोज इनटू कीटोन with the formation of aniline and NH3. Then chemical equation, रिएक्टेंट पे ये लिखिए CH, कॉपी करिए, डबल बॉन्ड N NH CCH5 देन CHOH, फिर उसके नीचे CHOH बेस 3 और फिर नीचे CH2OH प्लस फिनाइल हाइड्रोजन को कैसे लिखा? ऐसे लिखा CCH5 NH सिंगल बॉन्ड NH2 CCH5 NH2. फिर इसको यहां से ऐसे तोड़िए, ये ऐसे लिसिस कराइए, 2 पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा ये. और HH ये क्या कर रहे हैं? रिडक्शन करा रहे हैं. एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन उधर. और यहां पे क्या फर्क पड़ेगा? ये ऑक्सीडाइज होकर के
कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड N, यहां तो सेम रहेगा ना, NHCC5, NHCC5, NHCC5। फिर सेकेंड कार्बन पे क्या लगा दें, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, और नीचे CHOH, हाँ CHOH बेस 3 एंड देन CH2OH प्लस साइड प्रोडक्ट नहीं, वाटर क्यों, प्लस C6H5NH2 एनिलीन प्लस अमोनिया। फिर अगले स्टेप पे नंबर 3, थर्ड स्टेप, एक्सप्लेनेशन लिख के फाइनली इन द थर्ड स्टेप, the CO group, carbonyl group CO group undergoes condensation with a third molecule of phenylhydrazine, to give glucose diphenylhydrazone। इसी को ऑनलाइन करिए, यही फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ग्लूकोज डाइफिनाइलहाइड्राजोन कॉल्ड ग्लूकोसाजोन और ब्रैकेट में ओसाजोन। ग्लूकोसाजोन फ्रक्टोसाजोन दोनों को मिला के ओसाजोन ही कहते हैं। तो 3 नाम हो गए, जनरली कॉल ओसाजोन, और एग्जैक्ट किया तो ग्लूकोसाजोन, या केमिकल नेम ग्लूकोसाजोन का ग्लूकोज डाइफिनाइल हाइड्रोजोन, देन राइट केमिकल इक्वेशन। फिर यही वाला कंपाउंड रिपीट करिए, CH डबल बॉन्ड N NHCC5 NHC6H5, फिर नीचे C डबल बॉन्ड O, then CHOH base 3 and then CHOH plus बोलिए, हाँ H2 आगे लिखिए, हो जाएगा H2N NHC6H5, ये हो गया। अब ये निकालिए जरा, यहां से O लीजिए, यहां से H2 लीजिए और रिमेनिंग अटैच कर दीजिए। तो प्रोडक्ट बनाइए, ये तो कॉपी कर दीजिए, CH डबल बॉन्ड N प्रोडक्ट में NHCC5, देखने में लंबा लग रहा है कुछ नहीं इसमें। फिर सेकेंड कार्बन पे क्या लिखें, C डबल बॉन्ड N, यहां पे C डबल बॉन्ड N NHCC5 और नीचे सेम रहेगा CHOH होल थ्राइस CH2OH प्लस H2O बना दीजिए, प्लस H2O एंड देन राइट द नेम ग्लूकोसाजोन, फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोसाजोन। तो ये देखने में रिएक्शन लेंदी लग रहा था, एक बार अपने आप घर पे जाके करेंगे और अपने आप से करेंगे तो आपको अपने आप से अच्छा लगेगा क्योंकि इतना लंबा रिएक्शन हम लोगों ने कैसे किया। एक मिनट बेटा,
चलिए फिर आगे चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 10 पे आ जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 10 बहुत ही यूजफुल है। हाँ, फर्मेंटेशन। प्रॉपर्टी नंबर 10 लिखिए, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन और क्यों यूजफुल है तो देखो ब्रैकेट में लिखा है, गिव्स इथाइल अल्कोहल, गिव्स इथाइल। हाँ, इसी से बनता है। हाँ, इसी से बनता है। जो भी, हाँ नहीं देखिए, जो भी आपका जहां पे अल्कोहल बनता है उसको डिस्टिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिलरी। अब जब कभी पीना होगा तो देखिएगा कहाँ बनी है ये, उसके बॉटल पे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड एट, जहां भी रहता है। हाँ, अरे अभी नहीं, कभी तो होगी। और हॉस्टल में जाएंगे तो पीना पड़ेगा, आपको पीना पड़ता है, ठीक है। और भलाई भी इसी में कि पी लीजिए, नहीं तो जब रैगिंग होती है नहीं पिएंगे तो बच्चों को मजा आती है फिर, है ना। तो उसमें जो कहें आपसे, मैं बीएससी में यहाँ ईसीसी में एडमिशन लेने गया था, ईसीसी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में। डे 1 आई एंटर इनटू द गेट, एक बोला ये तरीका है, बटन ऐसे खुली थी ऊपर की, खाली ऊपर की। हमको समझे में हुआ क्या, एक ने ताड़ से लगाया, मैं हुआ क्या, और मैं इतना डर गया, हमको यहाँ एडमिशन नहीं लेना नहीं लेना। फिर हम वापस चले गए। तो ये रैगिंग स्टार्ट, अब तो खैर नहीं होता है इतना, वो उस समय का टाइम था। फिर हम लखनऊ से मैंने बीएससी किया। लखनऊ में यहाँ के क्रिश्चियन कॉलेज को इविंग क्रिश्चियन कॉलेज कहते हैं, लखनऊ वाले को लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज कहते हैं, LCDC कहते हैं उसको, लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज ऐसे करते हैं, शॉर्ट में क्रिश्चियन कॉलेज ही खाली कहते हैं। वहाँ पे तो वहाँ भी रैगिंग हुई, वहाँ भी खूब बढ़िया बढ़िया, किसी दिन बताएंगे, अभी टाइम कम है, ठीक है। तो लेकिन ये सब ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है। आप एकदम फ्रैंक हो जाते हैं, एकदम फ्रैंक हो जाते हैं। उसने 1 मिनट बता देते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा अभी। उसने कहा कि पैंट उतारो, तुरंत मैंने उतारा, तुरंत 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 तुरंत। ना उतारते तो क्या होता, तड़ से लगते, नहीं लड़ाई तड़ से पड़ती, तड़ से, क्योंकि सीनियर सब रहते हैं। और रात को 3 बजे की घटना है ये, वार्डन वगैरह सब सो रहे होते हैं, और जबकि बैन है, उसके बाद भी होता है ये, बाद भी होता है, ठीक है। उतार दिया, ठीक है, उतार दिया। अब जाओ रूम नंबर 5 में जाओ और उनको जगा के लाओ, और वहां जाके गाओ, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, वैसे ही विदाउट पैंट आप जाइए वहां पे। अच्छा, अब आप नहीं गए तो यहां पड़ेगी, गए तो वहां पड़ेगी। वो सो रहा है, तब 3 बजे रात को जाके आप खटखटा रहे हैं उसको, वो भी सीनियर है, और उसके बाद जिस पोजीशन पे आप हैं वहां जाके जागो मोहन प्यारे गा रहे हैं उसको तो वहां गए तो वहां पड़ेगी, यहाँ नहीं तो यहाँ पड़ेगी। तो आप यहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ एक ही होगा तो अक्लमंदी यही वहीं चले जाएं। और वहाँ भी क्या होता है कि वो जान रहा होता है, वो दरवाज़ा खोला, हाँ अब ये हो गया, जो आपने कहा तुरंत कर दिया तो उनको मज़ा नहीं आता है। मज़ा तो तब आता है आप थोड़ा रजिस्ट करिए। कुछ बच्चे शाई नेचर के होते हैं, नहीं सॉरी सर ये मत करिए, वो मत करिए, है ना। अब उनको मज़ा आ जाती है, तो तुरंत आपने कर लिया तो फिर उनको मज़ा नहीं आती। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप फटाफट करिए, और पीने को देते हैं तुरंत पी लीजिए, जो कहें तुरंत, नहीं तो ज़बरदस्ती पिलाएंगे वो, आप कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अल्कोहल, हमने ये कहा कि अल्कोहल जहाँ पे बनता है उसको क्या कहते हैं, डिस्टिलरी कहते हैं, डिस्टिलरी कहते हैं। और जितने भी शुगर फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज हैं, चीनी यहाँ बनता है, चीनी जब बनाते हैं तो जो लिक्विड बचता है शुगर बनने के बाद, चीनी बनने के बाद, उसी को मोलासेस कहते हैं। बहुत अच्छा, मोलासेस कहते हैं। मोलासेस में ग्लूकोज होता है उसके अंदर, उसी मोलासेस को या तो बेच देते हैं और या तो अपने ही डिस्टिलरी में अल्कोहल बना लेते हैं, तो उसी के फर्मेंटेशन से बनाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन तो सिंपल सा है कि फर्मेंटेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम के। कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज की प्रेजेंस में। जाइमेज आपको रटना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन लिखिए ग्लूकोज अंडरगोज फर्मेंटेशन, ग्लूकोज अंडरगोज फर्मेंटेशन
fermentation in the presence of yeast, yeast, in the presence of yeast, in the presence of yeast to give, yeast के ब्रैकेट में जाइमेज, एंजाइम होता है जाइमेज, टू गिव इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। देन केमिकल इक्वेशन, अब ग्लूकोज को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं C6H12O6, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ऑन द एरो ईस्ट फर्मेंटेशन कराया, और बिलो द एरो जाइमेज, ZYMASE, जाइमेज उस एंजाइम का नाम है, जाइमेज। सारे एंजाइम के लास्ट में क्या लगा रहता है? एज लगा रहता है, एज। क्या बना दिया जाए? 2 moles ऑफ C2H5OH, 2 moles ऑफ C2H5OH प्लस कोई गैस निकलेगी, फर्मेंटेशन में CO2 निकलती है, प्लस 2 CO2, प्लस 2 CO2। फर्मेंटेशन में तो हमेशा CO2 निकलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करिए। सेकेंड कंपाउंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड कंपाउंड लिखिए फ्रक्टोज, सेकेंड कंपाउंड फ्रक्टोज, ऑल्सो कॉल्ड लेवलोज, LAEVULOSE, लेवलोज। लेवलोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो लिवो रोटेटरी होता है, पोलराइज लाइट को लेफ्ट में टर्न करता है, इसलिए लेवलोज। इसका अपोजिट ग्लूकोज में क्या था? डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं ग्लूकोज को? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, राइट में टर्न करना था। और तीसरा नाम है फ्रूट शुगर, तीसरा नाम है फ्रूट शुगर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, C6H12O6, ठीक है। फिर एक इंफॉर्मेशन और देख लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट? यस, फ्रक्टोज इज द आंसर। इट इज ग्लूकोज से भी मीठा फ्रक्टोज होता है, ठीक है। ज्यादातर लोग जिसको नहीं पता ग्लूकोज बोलेगा वो कि स्वीटेस्ट शुगर तो ग्लूकोज मीठा होता है, नहीं, फ्रक्टोज उससे भी ज्यादा मीठा होता है। आपको अगर जैसे आप मैंगो खाइए, खूब पका मैंगो रहे, खूब मीठा लगेगा आपको, बहुत मीठा रहेगा। मतलब केला है, खूब मीठा है तो मीठा रहता है, आपको जब पका रहता है, राइपेंड रहता है तो ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अगली हेडिंग करिए प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस, एंड देन देयर आर ओनली 2 प्रिपरेशंस। फ्रक्टोज की खाली 2 प्रिपरेशन है। पहली प्रिपरेशन तो कॉमन है जो ग्लूकोज में आपने किया था, ये सुक्रोज। सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, फ्रक्टोज भी बनता है, तो वो प्रोसेस कॉमन हो गया। उसका एक नया आ रहा है, ये देखिए, ये प्रोनाउंस करिए, क्या लिखा है ना? इनुलिन। इंसुलिन तो दूसरा हो गया इंसुलिन का तो एकदम डिफरेंट हो गया। इंसुलिन क्या होता है? इट इज अ हार्मोन। इंसुलिन इज अ हार्मोन। कहां सेक्रेट करता है? लीवर से ना? नहीं, इंसुलिन, इंसुलिन तो हार्मोन का नाम है, उस ग्लैंड का नाम बताना है कहां सेक्रेट करता है। हाँ, पैंक्रियास से सेक्रेट करता है, पैंक्रियास से, ठीक है। और ये करता क्या है इंसुलिन? क्या काम करता है ये? हाँ, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, बट इसका जो मेन वर्क है, हाँ, क्या डिजॉल्व? नहीं, शुगर तो ब्लड में होता ही है। जैसे खाना खाते हैं हम लोग, रोटी खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में आ गया। ब्लड से उठा के सेल तक ले जाता है, ये ब्लड से उठा करके
सेल तक पहुंचाता है, ये काम इंसुलिन का है। तो ये क्या है, ये अगर जब इंसुलिन में रेजिस्टेंस हो जाता है कि वो ले नहीं जा पा रहा है बेचारा, तब डायबिटीज कॉज करता है। तो मतलब ग्लूकोज इज नॉट अ प्रॉब्लम, ग्लूकोज इज देयर, लेकिन ग्लूकोज कहाँ पड़ा है, ब्लड में पड़ा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड शुगर। ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड शुगर। तो शुगर तो है, खाना तो खाया उसने, लेकिन एनर्जी नहीं मिल रही इसको, थका थका सा लग रहा है डायबिटिक वाला। क्योंकि एनर्जी, जैसे जैसे एक्साइटमेंट होना चाहिए, सीढ़ी पे दौड़ के चढ़े, तो सेल को एनर्जी चाहिए, वो मिली नहीं उसको, और ग्लूकोज वहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, वहाँ पड़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जिस, और पूरा ब्लड टहल रहा पूरे बॉडी में, तो जिस ऑर्गन से होके गुजरेगा ब्लड, उस ऑर्गन को डैमेज करेगा, क्योंकि ब्लड का उसका शुगर का अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ आता है, रेटिना पे आता है। इसीलिए ये गिफ्ट मिलता है फ्री में। जितने डायबिटिक पर्सन्स हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता चश्मा ना मिले उनको, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर डायबिटीज़ है तो चश्मा मिलेगा उसको। और दूसरा यहाँ पर आता है, हार्ट में आता है, हाइपरटेंशन होगा उनको, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। और फिर इसी का उल्टा एक हार्मोन है, इंसुलिन ने क्या किया, हाँ इंसुलिन का एक काम और भी है कि एक तो इसने क्या किया कि ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल तक पहुंचाया। दूसरा और भी है, जितना जरूरत हुई पहुंचा दिया और बाकी उठा के छुपा के रख लिया। कहाँ रखा, यहां पे क्या होता है, लीवर। कहाँ पे, लोकेशन बताइए, लोकेशन बोल के बताइए, बोल के लोकेशन बताइए। ये हाँ, पैंक्रियाज यहां होता है यार, बीच में होता है पैंक्रियाज। लिवर होता है दाहिनी तरफ आपके। हमने कितनी बार कहा, राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड साइड में मारिए पेट पे, राइट हैंड से ऐसे, LSP हम ऐसे रटाते हैं, LSP। राइट हैंड को राइट साइड से शुरू करिए। L का मतलब लीवर, S का मतलब स्प्लीन, पैंक्रियाज, ऐसे LSP ऐसे याद करिए, राइट हैंड से, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, ये है। तो लीवर राइट हैंड साइड में होता है, लीवर राइट हैंड साइड में होता है। अब जब आप साइकिलिंग करते हैं तो ये दोनों ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करते हैं। कौन कौन से, लीवर और स्प्लीन। जब आप हंसते हैं तो ये तीनों बहुत अच्छे काम करते हैं। जब हंसते हैं, इतना हंसी कि पेट दर्द होने लगे, तो ये अंदर बाहर होता है ना, पेट आपका अंदर बाहर होता है। और फिर जब दौड़ते हैं आप, तो देखिए जब दौड़ेंगे तो किस ऑर्गन पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, ये देखिए, ये लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, तीनों पे है। एक्सरसाइज हम लोग कहाँ करते हैं, ये तो नहीं, पहले दौड़ते थे, रनिंग करते थे, जॉगिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, तो डायबिटीज़ का नामो निशान नहीं था। जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो इस पे देखिए फर्क पड़ेगा नहीं। जब आप ऐसे, ये देखिए, ये जब आप ऐसे करते हैं तो यहीं पे प्रेशर आता है सीढ़ी पे। तो ज़्यादातर लोग जैसे स्कूल में कहाँ चलना चाहते हैं, सीढ़ी पे चढ़ना नहीं चाहते, और ज़्यादातर फ्लैट्स में तो लिफ्ट लग गई है। होना क्या चाहिए, लिफ्ट मत यूज़ करिए, इसी बहाने एक्सरसाइज हो रही है, इन सारे ऑर्गन की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो इंसुलिन का दो काम है। पहला काम क्या था कि ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल तक ले जाना, दूसरा उसको स्टोर भी करना। कहाँ पे स्टोर करना, लीवर में लीवर स्टोर करना। फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसका जब जरूरत पड़ती है, सुबह जब आप स्कूल जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे कुछ खा के नहीं जाते, अच्छा नहीं, मन नहीं करता, सुबह से कौन खाएगा। लेकिन आप वहाँ जाके खेलते हैं, स्पोर्ट्स है, और अच्छा सुबह ज़्यादा एनर्जी लगती है आपको कि खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद ना, ऑब्जर्व करिएगा। अगर आपको दौड़ने को कहें तो सुबह अच्छा लगेगा। देखिए याद रखिएगा, ये और ये तब अच्छे से काम करता जब ये खाली होता है इसको याद रखिएगा। माइंड और बॉडी तब अच्छे से काम करता जब ये खाली होता है। ये जितना भरा रहेगा
उतने थॉट्स होंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ये जितना खाली रहेगा तो एक थॉट पे फोकस करेगा, वर्क करेगा, और ये जितना खाली रहेगा, क्योंकि जब भरा है तो ये क्या करना शुरू करता है, डाइजेशन चालू कर देता है, तो सारे सिस्टम पॉज हो जाते हैं। सारे सिस्टम पॉज हो गए, पूरा फोकस डाइजेशन पे। भाई जैसे योग में ये कहा जाता है कि खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद योगा किया जाता है, कम से कम। बेस्ट पीरियड तो रात वाला है कि रात को तो कम से कम कितने घंटे का गैप हो जाता है, 8 घंटे मिनिमम रहता है, तो पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन पूरी फ्रेश होते हैं तो खाली रहती है, एकदम एम्प्टी रहती है, तब ऑर्गन खूब अच्छे से काम करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन खाली ये है कि जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं और उस समय आप दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ग्लूकोज की ज़रूरत तो पड़ रही है। वो ग्लूकोज कहाँ से आता है, ग्लाइकोजन से आता है। बहुत अच्छा, ग्लाइकोजन। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन कितना काम करवाओगे उससे, बेचारा उसका काम खत्म हो गया। हाँ, नहीं, हार्मोन होता है। देखिए एंजाइम का काम जानते क्या है? एज का मतलब होता है तोड़ना, एज। सारे एंजाइम के लास्ट में एज लगा रहता है, तो एज और उसके आगे जो प्रीफिक्स है उसी ऑर्गन से रिलेटेड वो रहता है। सारे एंजाइम का काम होता है तोड़ना, सारे एंजाइम का काम है तोड़ना, खाने को तोड़ने का काम एंजाइम करता है, ठीक है। और हार्मोन क्या करता है? हार्मोन क्या करता है? नहीं, जोड़ता नहीं है, वो एक्टिव मेटाबोलाइज करेगा, उसको एक्टिविटी में करेगा, ठीक है। ग्लूकागॉन, नहीं याद आ रहा है? ग्लूकागॉन इज द हार्मोन, ग्लूकागॉन इज द हार्मोन। ये क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कहाँ रहता है ये ना? ये भी वहीं रहता है जहां इंसुलिन रहता है, पेंक्रियाज में रहता है। दोनों का घर एक ही है, पेंक्रियाज में दोनों रहते हैं, लेकिन अब हाँ, काम अलग अलग है, दोनों का एक जस्ट अपोजिट वर्क है। अब 1 मिनट सुन करके फिर वापस आ जाते हैं, बायो वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे भी एक कॉमन पर्सन को अगर इतनी इन्फॉर्मेशन रहे तो वो किसी दूसरे की हेल्प कर सकता है, किसी डायबिटिक पर्सन की। अब हमको ये बताना है कि एक दवा, जितने डायबिटिक पर्सन है कभी ध्यान दीजिएगा कि कौन सी दवा खाते हैं वो दवा खाते हैं मेटफॉर्मिन। ये कॉपी पे लिख लीजिए, मेटफॉर्मिन, दवा खाते हैं मेटफॉर्मिन। ध्यान दीजिएगा। अब कभी कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाँ, नहीं, भूखे पेट नहीं है ये, अब वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा, वो हैं, तो आप देखिएगा ये दवा है कि नहीं है उसमें। अब आपको बता देते हैं, फिर आप उसको स्टडी कीजिएगा, और ये दवा अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए ज़िंदगी भर के लिए, अगर ख़त्म करना चाहते हैं। और नहीं तो ये दवा क्या करेगी, धीरे धीरे करके आपकी किडनी को डैमेज करेगी। अभी देखिए ये करती क्या, मेटफॉर्मिन, हाँ, किसी भी एज के लोग, ठीक है। मेटफॉर्मिन क्या करती है, ये देखिए स्टोर था ग्लूकोज, कहाँ पे? लिवर के अंदर स्टोर था। तो ये क्या करता है, ये लिवर को डायरेक्शन देता है कि नहीं, तुम ग्लूकोज थोड़ा कम निकालो, थोड़ा रेस्ट करो। तो अब ये बताइए हमारी बॉडी में कब कितना ग्लूकोज होना चाहिए, वो बॉडी डिसाइड करेगी कि ये डिसाइड करेगा? हाँ, बॉडी डिसाइड करेगी। अच्छा, आपने क्या किया, आपने मेटफॉर्मिन खा लिया, मेटफॉर्मिन का मेन वर्क क्या है? ग्लूकोज का लेवल कम कर देना। लीवर को कहता है कि तुम अपना थोड़ा आराम करो, इसको मत करो, उसको सप्रेस करना है। और आपने ग्लूकोज लेवल कम कर लिया, उसी से सांप निकल आया। ग्लूकोज चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? और आपने लीवर का गर्दन पकड़ लिया कि नहीं, तुमको ग्लूकोज नहीं चाहिए, अब भाग ही नहीं पा रहे।
अच्छा, फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसी समय मान लिया आपको कोई इमरजेंसी में कहीं जाना है, कुछ करना है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करना है तो ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए कि नहीं, और आप ये मेटफॉर्मिन खा रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी का काम करना, ग्लूकोज इज नीडेड, तो उस कंडीशन में तो ये खतरनाक चीज़ है मेटफॉर्मिन। अच्छा, जब मेटफॉर्मिन दिया और शुगर लेवल आपका कम आ गया तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं ये, मेरा शुगर नॉर्मल कर दिया उन्होंने। शुगर नॉर्मल नहीं किया, ध्यान सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, लिवर की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किया, रोका तो नहीं है अभी, डिस्टर्ब किया। और कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, अगर आप उसको परेशान करते हैं तो धीरे धीरे वो उसी का यूज टू हो जाता है। भाई राइट हैंड क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप यूज करते हैं। अभी लेफ्ट हैंड से करना शुरू करिए, ये भी स्ट्रांग हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो लिवर धीरे धीरे करके ग्लूकोज कम बनाने लगता है, क्योंकि इसकी आदत हो जाती है, मेटफॉर्मिन की आदत हो गई। ठीक है, जब उसने कम बनाया और आपको इंसुलिन बन रही है बॉडी में, अब ग्लूकोज का लेवल, हाँ बोले, ज्यादा कम हो गया, ज्यादा कम हो गया। अब डॉक्टर क्या करता है, अब कहता है इनको हाइपोग्लिसीमिया हो गया है। हाइपो का मतलब क्या होता है, ये तो सब जगह आता है ना, हाइपो मतलब लेस, ग्लूकोज लेवल कम हो गया। अब सोच के बताइएगा, ग्लूकोज ज्यादा खतरनाक है कि ग्लूकोज लेवल कम होना ज्यादा खतरनाक है? कम होना ज्यादा खतरनाक है, ऐसे खड़े खड़े गिर जाएंगे। ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए जितने भी डायबिटिक के पेशेंट हैं जो हाइपोग्लिसेमिक होते हैं, बॉडी कभी हाइपोग्लिसेमिक नहीं होती अपने आप, याद रखिएगा, बॉडी कभी नहीं होती है। आप चाहे 10 दिन खाना ना खाइए, वो अपना जुगाड़ करती रहती है, वो ग्लूकोज कहीं न कहीं से निकालती रहेगी। वो ग्लूकोज नहीं मिला तो फैट को तोड़ेगी, दुबले हो जाएंगे, फिर प्रोटीन को तोड़ेगी और वीक हो जाएंगे। जब तक कुछ है बॉडी में तब तक तोड़ती रहेगी वो, तब तक बॉडी अपना काम करती रहती है। ठीक है, लेकिन क्या है, क्योंकि आपका ब्रेन तो चलना है ना, हार्ट तो चलना है ना, सबको तो ग्लूकोज चाहिए। आप खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन बॉडी तो लेती रहेगी वो, तो ये अपना काम करती रहती है। अपने आप बॉडी कभी भी हाइपोग्लिसेमिक नहीं होती है, हम करते हैं उसको। कैसे? एक तो हमने ये किया, मेटफॉर्मिन दे करके किया। दूसरा, एक दूसरी दवा होती है जिसको सल्फोनाइल यूरिया कहते हैं। सल्फोनाइल यूरिया लिख लीजिए, सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया। ये दवा पेंक्रियाज पे काम करती है। मेटफॉर्मिन कहाँ काम करती है? लिवर पे काम करती है। और करती क्या है? ग्लूकोज को कम कर देती है। ये रट लीजिएगा, ये ग्लूकोज को कम कर देती है। और सल्फोनाइल यूरिया कहाँ पे वर्क करती है? पेंक्रियाज पे करती है। इसी का उल्टा करती है। सल्फोनाइल यूरिया क्या करती है? पेंक्रियाज को फोर्स करती है कि तुम ज्यादा इंसुलिन बनाओ, ज्यादा इंसुलिन बनाओ। अच्छा, इंसुलिन ज्यादा हो या मेटफॉर्मिन ज्यादा हो, दोनों का नेट रिजल्ट तो सेम है। क्या रिजल्ट है? सेम। हाँ, हाइपो, बहुत अच्छा। ग्लूकोज लेवल को कम करना, ग्लूकोज लेवल को कम करना। अब जब ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो अब कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी डायबिटिक पर्सन्स हैं उनको लॉन्ग ड्राइव मना रहती है। अगर इंसुलिन लेते हैं तो खास करके, अगर इंसुलिन लेता है तो इसके चांसेस ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि इंसुलिन अगर चल रही है तो ये तो चलेगी ही चलेगी, साथ में दोनों चलता है। कोई अगर इंसुलिन वाला है तो ओरल तो चलता ही चलता है, गोली तो चलती ही चलती है, साथ में ये भी चलता है। उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर चाहता नहीं है कंट्रोल हो। उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। लास्ट ईयर हमने 4 लोग की दवा बंद कराई है डायबिटीज़ की, और एक की इंसुलिन बंद कराई है। पहले खुद मैं 20 साल से दवा खाया हूँ डायबिटीज़ की। 2 जुलाई 2021 से मैं कोई दवा नहीं लेता। आई स्टडी डायबिटीज़ रिवर्सल, और अब उसी पे मैं वर्क करता हूँ। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर है, अब हमको ये बता दीजिए, सल्फोनाइल यूरिया ज़्यादा डेंजरस है कि मेटफॉर्मिन? सल्फोनाइल यूरिया, बहुत अच्छा।
क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया इसके चांसेस ज़्यादा हैं हाइपोग्लिसेमिक करने के। तो पहले डॉक्टर को क्या चाहिए, अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो शुरू में किसी को डायबिटीज डिटेक्ट हुई तो डायरेक्ट, अभी तो आप किसी की मेडिसिन उठा के देखिए तो मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइल यूरिया दोनों रहता है मेडिसिन में, कभी ध्यान दीजिएगा इसको, तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। मतलब रिजल्ट का मतलब शुगर लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर चाहे तो खाली मेटफॉर्मिन देना चाहिए उसको शुरू में, केवल मेटफॉर्मिन, हो सकता है इसी से नॉर्मल हो जाए। जब वो ना हो तब सल्फोनाइल यूरिया दीजिए, और उसमें भी पावर देख लीजिए, लोएस्ट से शुरू करिए। अब उठा के सल्फोनाइल यूरिया डायरेक्टली 2 mg का दे दिया, पहले 1 mg से शुरू तो करिए, डायरेक्टली 2 mg कर दिया तो आप मेडिसिन अगर दे देंगे तो शुगर तो धड़ से नीचे आ ही जाएगा, लेकिन उसके लिए ठीक नहीं है। कोशिश करिए कि जो गॉड ने हमें ऑर्गन दिए हैं उससे छेड़छाड़ ना हो। पेंक्रियाज को, लीवर को बिल्कुल परेशान मत करिए। उसकी जगह पे क्या करिए, आप एक्सरसाइज करिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, रॉ फूड ज़्यादा करिए, शुगर का इंटेक कम करिए, तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके चक्कर में टाइम निकल गया। चलिए फ्रक्टोज हेडिंग कर दीजिए, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फ्रक्टोज के 2-3 नाम थे, प्रिपरेशन, बस इतना हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। और कल आप लोग की क्लासेस ऑफ रहेंगी, कल वही 15 अगस्त रहेगा। ठीक है, तो कल इंस्टीट्यूट हम लोग का बंद रहेगा।